जितने भी मीडिया बंधु हैं और उनके दर्शक उनको मेरा नमस्कार। मैं गोपाल जी, भारत का युवा वैज्ञानिक और बनाना बॉय के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मैं बेसिकली बिहार के भागलपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा वहाँ नेटिव प्लेस है और मैं अभी वर्किंग हूँ दिल्ली में मेरी अपनी कंपनी है, मेरा रिसर्च सेंटर है। तो बिहार आने का मेरा पर्पस यही है कि जब मैंने बिहार छोड़ा था 2016 से 17 ईस्वी के समय में, आज से 8-9 साल पहले, उस समय जो हम यहाँ से एक इनोवेशन और रिसर्च को लेके जो सीख निकले हुए थे, क्योंकि इस मिट्टी ने हमें जन्म दिया है, तो दूसरी सी बात है कि मिट्टी को वापस देने का टाइम हमेशा आता है। तो मेरा इस मिट्टी को वापस देने का समय आया हुआ है। मुझे लगा कि हम फिर से बिहार वापस जाएं और वहाँ के जो इनोवेटिव स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी तरह जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जो इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उनको हम कुछ एक प्लेटफॉर्म दे पाएं। तो उसी प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं आज बिहार वापस आया और हमने यहाँ शुरुआत की इनोवेटर्स ऑफ इंडिया टूर। इसके तहत हम देश के और बिहार के जो भी बच्चे हैं, आने वाले समय में या अभी कोई भी इनोवेशन कर रहे हैं, अगर वो इनोवेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लायक है या ऐसा इनोवेशन जो प्रोडक्ट बन के मानव सेवा में या फिर ह्यूमैनिटी को कुछ हेल्प हो सकता है, उनको पहले तो रिसर्च के लिए अप टू 10 लाख रुपए तक का फंड हमारी संस्था उसको प्रोवाइड कराएगी। और अगर वो प्रोडक्ट मार्केट लाइक हो सकता है या इसको कह सकते हैं कि स्टार्टअप लाइक हो सकता है, तो हमारी संस्था उसको आगे चलकर 2 करोड़ रुपए तक का स्टार्टअप फंड भी प्रोवाइड कराएगी। तो इसी मुहिम को लेकर के हम अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है, हम अपने जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बीच जा करके हम इस प्रोग्राम को, इस टूर को हम अभी लेकर आए हुए हैं और इसकी शुरुआत हमने बिहार से की है। सर कहाँ से सर मन में आया कि मैं बनाना के पेड़ से जो है ऐसा सोच कहाँ से सर आगे कि बनाना को लेकर आप इतना बड़ा जो दिमाग लगाए हैं, आप अपना जो रिसर्च किए हैं, ये इस पे सर 2 शब्द बताएं आप। हाँ बिल्कुल। जो मेरा बैकग्राउंड है वो केले के खेती से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली जब आप जानते हैं कि हमारा देश और हमारा राज्य जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, तो मेरे पिताजी केले की खेती करते थे। तो केले की खेती में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि केला का पेड़ जो है 1 टाइम फ्रूट देता है, उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है। तो जब मैं छोटा सा बच्चा था, लगभग 7 से 8 साल का था, तो उसमें उतनी बुद्धि नहीं थी। लेकिन 2008 ईस्वी में मेरे गांव में एक बहुत विशाल भयानक बाढ़ आई थी, क्योंकि मेरा गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ऑब्वियसली जानते हैं कि बिहार जो है वो हमें हर साल बाढ़ से पीड़ित रहता है, बाढ़ से त्रस्त रहता है। तो बाढ़ आई थी तो हमारा जो पापा का जो खेती था केले का, वो डूब गया। अन्य किसानों का भी डूबा जिनका जीवन यापन था ऐसा। तो हमने पिताजी से पूछा कि ये जो पेड़ जो है वो डूब गया, ये जो पौधा है, जो आपका फसल है, जो डूब गया, इसके आप इसका क्या करेंगे फिर वापस? तो बोले कि कुछ नहीं बेटा, हमारा तो नुकसान हो गया। उनकी आंखों में एक दर्द था, जो कि अन्य हर किसान की आंखों में एक दर्द होता है जब भी प्राकृतिक आपदा आन पड़ती है। तो ऑब्वियसली सी बात है क्या कि हमने पूछा तो बोला कि इसका कोई खरीदार नहीं है, कोई यूज नहीं है, इसलिए ये वेस्ट होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी समय हमने दिमाग में सोचा था क्या कि हम इसे कुछ तो बनाएंगे ताकि इसकी भी कुछ कीमत हो। तो उसको बनाने में मुझे 17 साल का समय लग गया। मैंने हार नहीं मानी, मैं लगातार लगा रहा, बना रहा और पिछले 9 साल से मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हूँ। पहले मैंने केले के पेड़ से बिजली बनाई, जिसके तहत हमें भारत सरकार ने भी बहुत प्रोत्साहित किया, हमें कई सारे अवार्ड मिले। उसके बाद मैं इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाया और आज के समय में मैंने इस केले के पेड़ से जो वेस्ट रहता है, जो जिसका कोई यूज नहीं है, उससे लगभग 40 से 50 ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, जो कि आने वाले समय में किसानों की जिंदगी, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसकी लाइफ, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सस्ता है और वो जाके मार्केट में जाएगा। और साथ ही साथ जो है पूरी दुनिया में हमने एक क्रांति लेके आए हैं, जो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में क्रांति है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्रांति है, सिंगल यूज इंडस्ट्री में क्रांति है। तो हमें पूरे 9 साल लग गए उस केले के पेड़ को खरीदने में। तो आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमने पिता के आंखों में जो आंसू देखा था, वो आंसू हम कई किसानों के आंखों में मैंने दर्द महसूस किया और आज मैं उस लायक बन चुका हूँ कि हम केले का पेड़ जो वेस्ट हो जाता था वो मैं खरीद रहा हूँ
और जो केले के किसान हैं वो केला का फ्रूट हार्वेस्ट करके उसको बेच देंगे। बाकी जो पेड़ बचेगा वो हमारी कंपनी उसको खरीद लेगी और उससे किसान को बेनिफिट होगा। इससे किसान की आमदनी 70 से 80% इंक्रीज हो जाएगी केले के किसानों की। तो देश में लगभग 2 से 3 करोड़ केले के किसान हैं जो खेती करते हैं और देश के साथ साथ बिहार के भी किसानों की जो है ज़िंदगी आर्थिक स्थिति पे कहीं ना कहीं सुधर जाएगी। ये केले के वेस्टेज से, केले के कचरे से विद्युत उत्पादन के विषय में बताइए, कितने किलोवाट तक की बिजली इससे उत्पन्न की जा सकती है? हाँ, तो जब मैंने इसी के ऊपर रिसर्च किया था तो उस समय तो 12 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट की थी जो एक डीसी करंट के रूप में काम करता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक इनोवेशन था, एक स्पार्क था वो, तो उसी स्पार्क को हमने पकड़ करके आज उससे ज़्यादा बेनिफिशियली, उससे ज़्यादा बेहतरीन हमने प्रोडक्ट बनाया हुआ है। तो मैं वो प्रोडक्ट भी दिखाना चाहूँगा। तो प्रोडक्ट भी मैं उसको दिखाना चाहूँगा आप लोग के सामने हमने केले के पेड़ से क्या बनाया हुआ है। एक उसमें केले के अन्य उपयोगी वस्तु भी आप बतला, एक तो बिजली हो गया, अन्य उपयोगी वस्तु में से प्लास्टिक हाँ, केमिकल है, बिल्कुल मैं कचरा केमिकल है, ये आपका जैविक हो गया। हाँ बिल्कुल, हमारा जो क्या फायदा है, क्या लाभ है इसके प्लास्टिक का? और बिहार के बच्चों के लिए सर क्या करेंगे आप? बिहार में ऐसे ऐसे बच्चे हैं और जो कि जहाँ तक आप मेहनत करके पहुँच गए, लेकिन अपनी पहुँच और अपनी ताकत के वजूद बिहार के बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं एक एक करके मैं आंसर देता हूँ। तो पहले मैं सर का आंसर दे देता हूँ। तो अभी आप जो ये प्लास्टिक देख रहे हैं सिंगल यूज की तरह है प्लास्टिक, ठीक है, इस तरह से प्लास्टिक है पूरा, ये देख रहे हैं बैग प्लास्टिक है ये आपको बिलीव नहीं होगा, ये हमारा R&D फेज में है अभी फिलहाल। तो ये केले के पेड़ से बना हुआ है, केले के कचरा से बना। केले का जो पेड़ होता है, जैसे पेड़ फ्रूट हुआ तो हमने कर दिया वेस्ट, उसको पेड़ जो बचा उस पेड़ से हमने बनाया इसको। अब आप पूछिए कैसे, तो हम एक्चुअली ये बनाते हैं, इसको कहते हैं पल्प, ठीक है। अच्छा, बोली पल्प जो केला का पेड़ है उसको हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइल्ड भी है और भी अभी पेटेंट फाइल कर रहे हैं उसको। इसको केले का पेड़ है, काटा हमने, उसको एक प्रोसेस से गुजारा और केमिकल फ्री है, हमने ये पल्प बना लिया, ठीक है। अब इस पल्प से अगले स्टेप में ये प्लास्टिक भी बनेगी, ठीक है, ये प्लास्टिक हमने बनाया हुआ है, ठीक है। शेष प्रक्रिया वही है, मोल्डिंग मशीन में डालना। और हाँ बिल्कुल, आप ये पेपर देख रहे होंगे, ये कहते हैं राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर, जो इसी पल्प से तैयार हुए हैं। ये पेपर आप देख रहे हैं, कार्डबोर्ड और दोनों ही पैकेजिंग पेपर इसको कहते हैं। इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया आज के समय में 3 करोड़ टन का खपत है इसका भारत में, और इसमें से 22 लाख टन जो है भारत दूसरे कंट्री से खरीद के लाता है हर साल, ठीक है। तो भारत जो दूसरे कंट्री में पैसा दे रहा है, हमारे जो माननीय मोदी जी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मिशन है कि हम खुद बनाएंगे और दुनिया को बेचेंगे, मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड, तो उसको साकार करने का एक इनोवेशन, आप इसको देखिए, इसको राइटिंग पेपर कहते हैं, राइटिंग एंड प्रिंटिंग, ठीक है। इसमें ये हमारे पेपर पल्प रोशनाई का फैलना, एक भाषा में बोलते हैं छितरा जाना, वैसा नहीं होता है। नहीं, ये पूरा एकदम जो आप पेपर यूज करते हैं वो सब है, इसी से बनता है सारा। बाजार में इसकी कीमत क्या बनेगी, जो प्रोसेस है आपकी? वो कीमत भी मैं बता देता हूँ आपको, आप खुद दबे डिसाइड करेंगे। और उसके बाद और भी एप्लीकेशन है इसके। अब टेबल वेयर प्रोडक्ट हम कहते हैं इसको, ये देखिए, ये टेबल वेयर प्रोडक्ट, इसको कहते हैं थर्मोकोल का रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये थर्मोकोल का रिप्लेसमेंट हमने इसी से डेवलप किया हुआ है। सारा जो आप देख रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट जो है वो प्लास्टिक से बनता था, उन सब चीज़ों को हमने रिप्लेस करके ये प्लास्टिक हमने डेवलप किया हुआ है। अब आते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये है, इसी से ये सारी चीज़ें बनती हैं। इस तरह से लगभग 40 से 50 प्रोडक्ट बनते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंडस्ट्री में। जैसे कि प्लास्टिक बेलूज जो प्राप्त है बाजार में, कम से कम 250 से लेकर के 1500 रुपये किलो तक मिलता है। तो आपके जो ये पल्प बना रहे हैं, तो मैं अगर बात करूं तो जैसा कि आप कीमत पूछ रहे हैं, तो हम एक्चुअली में पल्प करते हैं, ठीक है। तो मैं दुनिया में आज के समय में जो पल्प इसकी कीमत है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 39 रुपीज़ पर केजी, जो इंटरनेशनल कंपनी है यूएस की, जो सबसे बड़ी कंपनी है वो बनाती है, ठीक है। और हम बनाते हैं सेम पल्प 300 टन के प्लांट में 25 रुपये में 1 किलो। तो 39 रुपये में बनाती है दुनिया, हम बनाते हैं 25 में। दुनिया बेचती है 63 रुपये में 1 किलो, ठीक है। हम अभी प्लान कर रहे हैं कि इसको मार्केट दाम से सस्ते रेट में बेचें, ताकि जो
खरीदार हैं, जो जहाँ तक किसानों तक या बिहार जो जनता तक माल पहुँचेगी वो एक सस्ते रेट में माल पहुँचे। ठीक है, क्योंकि विकल्प तो यही ना बनता है कि हम तो खरीद ही रहे हैं, हाँ, तो विकल्प हमारा जो क्या है? प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सस्ता है एग्जिस्टिंग मार्केट से। ये चूंकि बाजार में नुकसानकारी नहीं है, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली है। इसमें हमारा एक प्लांट जो है, अगर हम प्लांट अभी सेटअप कर रहे हैं तो उसमें एक प्लांट 300 टन का लगभग 6 लाख पेड़ कटने से बचाएगा हर साल एक प्लांट। जैसे कि बिहार में भूसी से, चावल के भूसी से बिजली तैयार करने का भी एक प्रक्रिया प्रोसेस पिछले 1 दशक पहले निकाला गया। आपके जो विद्युत उत्पादन का संयंत्र आप लगाना चाहें या बिहार सरकार मदद करे तो उसमें कितने केवी तक बिजली पैदा कर सकते हैं? देखिए, वो डीसी होता है, डीसी करंट होता डीसी है। करंट होता है, उसको तो एसी में नहीं उसमें बना क्या है सकते। कि केले का जो वेस्टेज होता है वो हमारे बचपन का इन्वेंशन था। ठीक है, अच्छा। तो उसको अभी हम कमर्शलाइज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। उसी से निकला हुआ, उसी थ्योरी से निकला हुआ हमारा ये प्रोडक्ट है जिसको कमर्शलाइज कर सकते हैं। और जब ये ज्यादा बेनिफिशियरी है, इंडिया का खपत 3 करोड़ टन का है, इंडिया 22 लाख टन दूसरी कंट्री से खरीदता है। लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर का अप्रॉक्स जो है वो हम दूसरे देश को सिर्फ पल्प पेपर खरीदने में पैसा देते हैं। अगर हम वो पैसा बचा लें तो इतना बड़ा तो इंडिया एक कंट्री से 2 कंट्री से ट्रेड नहीं करता है। तो एक प्रमोशन बिहार के बच्चों के लिए सर क्या आप करेंगे और बिहार के बच्चों को क्या देंगे सर? अभी जो बिल्कुल सही बात है, तो जो हमने ये इनोवेशन किया है, ये इनोवेशन आपके जरिए जो है इतने लोगों तक पहुंच रहा है। हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाखों लाख किसानों की जिंदगी बदलने का हम प्लान कर रहे हैं। तो अभी आप सोचिए कि जब मैं अकेला इतना कुछ कर सकता हूँ तो हमारे साथ हमारे जैसे जो बेहतरीन बच्चे हैं, जो इनोवेटिव बच्चे हैं, उनको अगर हम साथ लेके चलें तो हम कितना कुछ देश के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बिलीव करते हैं आईपीएम पे। आइडिया पहले आपके पास आता है, जिसको इनोवेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसा कि आपने प्रोडक्ट देखा, फिर हम उसको मार्केट करते हैं। तो बिहार के बच्चों के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी बच्चा इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है या रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है या वैज्ञानिक के तौर पे अपनी जिंदगी का एक सपना देख रहा है, देश का, समाज का कल्याण करना चाहता है, उसके लिए जो हमारी संस्था है जिसका नाम है YMRD, यंग माइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो एक एनजीओ है, उसके तहत हम अभी टेक एंड टीच के साथ मिल करके बिहार में एक प्रोग्राम लेके आए हैं, इनोवेटर्स ऑफ इंडिया टूर, जिसमें हम बिहार में जो भी बच्चे इनोवेशन करना चाहते हैं उनको ढूंढते हैं, अलग अलग स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके इनोवेशन की हम महत्व बताते हैं। और वहां से फिर बच्चे हमसे कांटेक्ट करते हैं। जो हमारा एक पूरा फॉर्म है, स्कॉलरशिप का पूरा प्रोग्राम है, जिसमें से हम अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में कि वो ऐसे बच्चों को इनोवेशंस के लिए फंड की कमी ना हो, लैब की कमी ना हो, पेटेंट की कमी ना हो, टेक्नोलॉजी की कमी ना हो, उसको दूर करने के लिए हमारी संस्था जो है वो रिसर्च के लिए, इनोवेशंस के लिए 10 लाख रुपए तक का रिसर्च फंड ग्रांट करती है। और साथ ही साथ अगर वो इनोवेशन मेहनत करने के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद अगर वो इनोवेशन मार्केट के तौर पे आ सकता है, स्टार्टअप के तौर पे आ सकता है, तो हमारी ये संस्था 2 करोड़ रुपए तक का फंड जो है उसे देने का काम करेगी। इसमें 2 प्रश्न हो जाता है। जैसे कि आप अब प्रेरक जिज्ञासु विद्यार्थी को प्रेरणा देना चाहते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय जो कॉलेज लेवल है वहाँ पर 2 मंच हैं। तो जो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम बनाते हैं, और जो बिल्कुल हायर जो एजुकेशन मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं रिसर्च की मैं चीज़ों को समझता हूँ, सिवाय अगर विज्ञान की चीज़ों को माने आप, तो विज्ञान कहता है कि 10 साल से ऊपर के जो बच्चों के दिमाग में ना बौद्धिक विकास होना शुरू हो जाता है। वो चीज़ों को समझना, इनोवेशंस को समझना, विज्ञान को समझना, प्रैक्टिकल साइंस को समझना, डेली लाइफ को समझना शुरू कर देता है। तो मेरा मानना है कि विज्ञान या इनोवेशन किसी भी उम्र की मोहताज नहीं होती है। ये किसी भी एज में, किसी भी समय पे कभी भी हो सकता है। बस इसको बशर्ते हम बांध के ना रखें। हम अपनी पढ़ाई सिर्फ एग्जाम में पास करने के लिए ना करें। हम अपनी पढ़ाई, अपना जो नॉलेज है, अपनी जो किताबें हैं, उससे ऊपर उठ के सोचने का काम करें, ताकि देश का, समाज का और मानवता का भला हो सके। आज पूरी दुनिया AI के ज़माने में पहुंच चुकी है। हम लोग टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए देखे हैं, हम लोगों ने विज्ञान को बढ़ते हुए देखा है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि जो 2 एज ग्रुप हैं, तो मैंने इसमें से बिल्कुल सही सोचा था कि हमने इसमें दो लेवल डिसाइड किए हुए हैं। एक लेवल में आपके 6th क्लास से लेके जो 6ठी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, वो लगभग 10 या 12 साल के होते हैं, आपसे कम एज के भी होते हैं, लेकिन 6th क्लास से लेके, क्योंकि विज्ञान उसमें से शुरू हो जाता है, 6ठी से लेके 12वीं तक के जो बच्चे होते हैं
उसको हमने ग्रुप ए में डिवाइड किया हुआ है, और कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर से लेके कॉलेज के पीएचडी तक का, उनको हमने ग्रुप बी में दिया हुआ है। दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, ठीक है। तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग जो है प्रैक्टिकल साइंस में 30% जो प्रैक्टिकल साइंस होता है उनको आधार बना करके उनसे बच्चों से काम करवा करके विज्ञान के बारे में सिखा करके उनसे वहाँ से इनोवेशंस को, प्रैक्टिकल साइंस को एग्जीबिशंस के द्वारा, वर्कशॉप के द्वारा हम उसको छांटते हैं। जो मेरा एक वार्षिक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है उसके जरिए जो है प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल साइंस का हम लोग टेस्ट लेते हैं। पहले थ्योरेटिकल होता है, उसमें भी हमारा प्राइज मनी है जो अभी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं, जिसमें से लगभग मैक्सिमम प्राइज मनी जो है वो करोड़ रुपए तक जा सकता है, जिसके तहत हम बच्चों को चुन करके, और वो जिम्मेदारी जब बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे हमारे इस प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी शुरू से लेके अंतिम तक, जब तक वो इस दुनिया में है, ठीक है, मौजूद। मैं बड़े सोच समझ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनोवेशन किसी भी उम्र में होता है। 99 साल के व्यक्ति को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। तो इनोवेशन कभी भी हो सकता है, किसी भी एक ग्रुप में हो सकता है, ग्रास रूट से लेके छात्रों के बीच में इसलिए जा रहा हूँ ताकि छात्रों का दिमाग एक कच्चा मिट्टी होता है, उसको सही दिशा में ले जाना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्कूल के बच्चों, क्योंकि मैं भी स्कूल से ही बना, मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल बिहार के भागलपुर जिला में है तुलसीपुर हाई स्कूल, वहाँ पे मैंने अपना पूरा पढ़ाई लिखाई किया, तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि स्थिति क्या होती है, आप कितना स्ट्रगल झेलते हो। तो उसी स्ट्रगल को हमने जब पार किया, तो हमारे जैसे जो बच्चे हैं, जो जिनको सुविधाएं नहीं मिली है, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, आज के समय में कोई भी बच्चा कहता है माँ बाप को कि भारत बिहार के अंदर में या फिर देश के अंदर में कि हमको वैज्ञानिक बनना है, तो उनकी नज़र में एक वैज्ञानिक का जो इमेज आता है वो ही कि बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बड़े बड़े, पके हुए, कपड़े अच्छे नहीं पहन रहे हैं, 10 बाय 10 के कमरे में उनकी जिंदगी दिखती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज आपके पास हाथ में मोबाइल फोन है, वो वैज्ञानिक की देन है। आज आपके पास टेलीफोन है, आपके पास टीवी है, आप गाड़ी पे चढ़ते हो, प्लेन पे चढ़ते हो, जितनी भी चीज़ें आप अपने आंखों से देख रहे हो, जो मानव सभ्यता के विकास में योगदान दिया है, वो किसी ने हमारे आपके तरह किसी वैज्ञानिक ने ही दिया है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए हमने ये मुहिम शुरू किया हुआ है, और अपने काम के बाद बचे हुए समय में मैंने पूरे साल का 50 से 60-70 दिन तक का हमने समय दिया है कि हम इस मुहिम को बड़ा करें। टूर ऑफ इंडिया जो आप एक कार्यक्रम बनाते हैं, क्या ट्रैवल टू इंडिया, इनोवेटर्स मतलब होता है खोजकर्ता, जिज्ञासा बोल सकते हैं, जिज्ञासा इंडिया, भारत के बच्चे के लिए ये एक जो बेहतर कार्यक्रम चलेगा। क्या ऐसा वार्षिक या वार्षिक कोई कार्यक्रम तैयार है जो आपके द्वारा, आपके कंपनी के द्वारा एक शिविर कुछ चयनित विद्यालय में लगाया जाए और वहाँ उस प्रकार के विद्यार्थी को? हाँ बिल्कुल, मैंने जो प्रोग्राम यही है कि पहले सबसे पहले जागरूक करना होता है सर, कि आपको जब किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होगा तो आप उसके बारे में सोचेंगे कैसे। तो विज्ञान एक जिंदगी बदल सकता है, आपका एक इनोवेशन, उसका एग्जाम्पल मेरी लाइफ है, जो एक समय के लिए आज हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, और कई सारी कंपनी बड़ी बड़ी हमारे लाइन में खड़ी हुई जो 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए तक के हमारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, और हम कई के साथ डील कर चुके हैं, ठीक है, जिसकी बड़ी बड़ी प्लांट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, इधर आपके नॉर्थ ईस्ट में आसाम, और अभी दिल्ली, ऐसे जगहों पे हम लोग अभी प्लांट का सेटअप है। 6 से 8 जोन में हमने डिवाइड किया हुआ है पूरे सेटअप को। तो अलग अलग जोन के लिए अलग अलग इन्वेस्टर हमारे साथ आज समय में जुड़ रहे हैं। तो अभी क्या है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि आपके पास आइडिया तो आता है, हर बचपन में आप भी सर बचपन में कुछ ना आपको गाड़ी दे जाता था या कोई खिलौना ला के देते हैं किसी बच्चे को, तो वो खोल खा के फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके माइंड में ही वैज्ञानिकता दिखती है। तो हम उसकी मदद करते हैं कि उस वैज्ञानिकता को हम मरने ना दें। तो उस वैज्ञानिकता को हम क्या करते हैं कि जो दिमाग में इमेज है वैज्ञानिकों का, उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में एक साइंटिस्ट हुए थे जो बहुत ही रिनॉल्ड है, वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम सर, जिन्होंने विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से देश में समझाया। फिर होमी जहांगीर भाभा सर हैं, फिर आपके बहुत सारे वैज्ञानिक आज के समय में देश में काम कर रहे हैं। अभी चंद्रयान 3 आपने देखा। तो पूरी दुनिया में अगर आपको कम्पीट करना है तो इनोवेशन में बहुत आगे जाना पड़ेगा, तभी आप विश्व गुरु बन सकते हैं। तो और इनोवेशन कहाँ से निकलेगा? उसी स्कूल से, उसी कॉलेज से, उसी यूनिवर्सिटी से। कि आप बिहार बोर्ड से पास हैं,
कहीं प्राइवेट स्कूल के में नहीं गए। तो हमारा ये पूछना है कि अभी जो वर्तमान शिक्षा नीति में बहुत सारा बदलाव है हल्का करने का, फिर भी बच्चे के ऊपर बस्ते का बोझ है, सिलेबस का इतना दबाव रहता है कि बच्चे छठी के बाद फिर इधर उधर भटकने का कोशिश नहीं करते हैं। दबाव, घर का दबाव, विद्यालय का दबाव, पास करो, नंबर लाओ, परसेंटेज लाओ। ऐसे में एक शिक्षा नीति के प्रति 2 शब्द बोल दीजिए कि क्या होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जो शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार की, बिहार सरकार की जो भी चल रही है, उसका मेन ध्येय ही है प्रैक्टिकल। जैसे कि अभी की जो शिक्षा नीति चली आ रही है वो है 70-30 का। 70% आपको थ्योरेटिकल पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, 30% आपको प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ना पड़ता है विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो अभी जो सरकार की नीति आ रही है उसमें यही है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसको डेली लाइफ में या स्कूल में या फिर आपकी जो कॉलेज में है उसकी कहाँ यूज है। मतलब आप प्रैक्टिकल पहले करिए, बाद में उसके बारे में थ्योरी लिखिए। मेन मकसद यही है। तो वहीं से आपका इनोवेशन निकल के आएगा। हम भी वही कर रहे हैं। आप जो चलते हैं ना, जब रास्ते में आप बैग लेके, बस्ता लेके चल रहे हैं, हमने कहाँ से देखा? हमने देखा कि हम जब केले के खेत में काम कर रहे थे, पिताजी ने हमें केले का पेड़ काट के दिया, जो 1 टाइम तो होता है, केले का पेड़ काटा। हम भी ऐसा कोई नहीं है कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं या फिर बहुत पढ़ने में एकदम 30 मार्क खान है, वैसा हम नहीं है, ठीक है। हम एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, जैसा कि अन्य स्टूडेंट रहते हैं अपने क्लास में, ठीक है। पिताजी ने केले का पेड़ काट के दिया, हमें उसे अपने केले में जो बाण होता है उस पर रखना होता है, ठीक है, ताकि दूसरा पौधा जो है वो ग्रो कर सके। तो उसका रस जो होता है वो हमारे शर्ट के ऊपर लग गया था और वो स्टैंड जा नहीं रहा जाता है। अब हमने ये पूछा कि क्यों नहीं जाता है। अब रीजन कुछ भी रहा हो, ठीक है, तो रीजन कुछ भी रहा हो तो स्टैंड क्यों नहीं जाता है, तो उसी के ढूंढने में कि क्यों नहीं जाता है, तो हमें ये पता चला कि जो रस के अंदर में ना बेसिक नेचर पाया जाता है, वो एक बेस है और वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब अगर कोई भी एक आदमी, एक बच्चा अगर ध्यान से अपने प्रैक्टिकल को किया होगा तो बेस और एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उससे हम चार्ज अलग कर सकते हैं। हमने वही टेक्नोलॉजी लगाई, हमने 2 इलेक्ट्रोड केले के पेड़ में डाल दिया, उससे हमने बिजली बनाई। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, छोटी सी चीजें थी। अब वही चीजों को हमारे उस कब किया हमने 8वीं क्लास में किया, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में किया। तो वो बच्चा था, उसके लिए वो बड़ी चीजें हैं। तो हमने उसी वेस्ट को यूज कर करके आज के समय में आपके सामने हमने इतने सारे प्रोडक्ट बना के दिखा दिए। एक ही दिशा में मैं लगा रहा। पेरेंट्स को डर होता है, बच्चों को डर होता है, टीचर को डर होता है कि हमारा करियर है कि नहीं। करियर है, इनोवेशन ही करियर है। और आने वाले समय में देश की हर नीति आज के समय में इनोवेशन एंड रिसर्च की तरफ जा रही है। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं हमारे इसी प्रैक्टिकल थ्योरी को, इसी प्रैक्टिकल इनोवेशन को, इसी प्रैक्टिकल स्टार्टअप्स को हम एनईपी के द्वारा लेके आ रही है। और हम भी वही काम कर रहे हैं कि सब काम सरकार थोड़ी, कुछ काम हमें और आपके जैसे लोगों को भी करना चाहिए। जैसे आपका काम है कि हमारी जो बातें हैं, हमारा इनोवेशन है वो अच्छे लोगों तक, बच्चों तक, जो जिनको जरूरत है उनको तक पहुँचाएँ। हमारा काम है ऐसे बच्चों को हम और आगे तक लेके जाएं कि कल को बिहार से 100 गोपाल जी निकल के खड़ा हो, हर किसी के पास अपना एक एक पेटेंट हो, अपना एक एक इनोवेशन हो और अपना एक एक स्टार्टअप हो, ताकि देश का, समाज का और इस विश्व का कल्याण हो सके। और बिहार हमेशा से देश के विकास में अग्रणी रहा है, देश के विकास में हाथ दिया है। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि बिहार इस बार भी निराश नहीं करेगा। यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के राजनेता, यहाँ की सरकार निराश नहीं करेगी। और आगे चलकर इस देश में ऐसे कई सारे साइंटिस्ट बनेंगे जो कल को बिलियनियर भी बन जाएंगे। धन्यवाद।